अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक, प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज में हाजिर खिदमत है। नाउ बैक टू लाहौर। और बाकी कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो आप या तो रिकॉर्डेड थे, कोई एक आध प्रोग्राम जो था वो ताज़ा तरीन सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में आपसे राब्ता रहता था। अब आने वाले दिनों में आप रेगुलरली इश्यूज पे बात करते रहेंगे। मेरे साथ अब अमीर अब्बास साहब को देख रहे हैं। ऐसे तो फैसला था कि हमने पीडीएम के हवाले से बात करनी थी, 29 अगस्त को जलसा उनका आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमने ज़रा ज़रूरी समझा वो नूर मुकद्दम केस का जो ज़मानतें हो गई शरीक मुल्ज़मान की, वो 6 मुल्ज़मान की, सोचा कि इस पे ज़रा ज़रूरी क्यों ना बात कर ली जाए। वो आपको पता है इसके सोशल इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई ख़ास क्लास है, चाहे कंसेंट के नाम पे आ जाए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम पर आ जाए। मैंने तो बड़ी जंग लड़ी है इस कॉन्टेक्स्ट में। और बहरहाल हर एक का अपना नुक्ता नजर है। मेरा इसमें बड़ी तहकीक है डार्क वेब के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये खुला जो फ्री मैसन्स वगैरह, यानी कई ऐसे नुक्ता नजर के लोग यहाँ आए जो जो दीन या बाकी चीजों को एक तरफ रख के अपना नुक्ता नजर थोपने चाहते थे या प्लानिंग के साथ चलना था। और उसमें लिबरल काफी हद तक बड़ा शोर पड़ा। हमारा कंसर्न था कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते एक कत्ल हुआ है और पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा मामला हुआ है, तो उसमें मुजरमान को बचना नहीं चाहिए। यही नुक्ता नजर है। तो आज पहले तो अपना मीर अब्बास साहब जमानत के बारे में, अब मुझसे अगर कानूनी तौर पर पूछते हैं तो 6 मुल्जमान की जमानत का केस जरा कमजोर इस कॉन्टेक्स्ट में था कि वो अबैटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। और अबैटमेंट में जरा मुश्किल होता है चीजों को सेटल करना। सिर्फ एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब का एक केस है जो 109 में सजाए मौत हुई है, वरना बड़ा मुश्किल केस है। कोई शादो नादरी केस ऐसा है जिसमें सिर्फ अबैटमेंट में सजाएं मिली हो। क्या कहेंगे आप? बेल बैन जो कि था नहीं इस्लामाबाद, ना मैंने ऑर्डर उस तफसील से देखा है। जी अब अच्छा ये बताइए, आपने आज चलाना है कल चलाना है? ये सुबह चलेगा। सुबह ना, तो फिर मैं कल की बात करता हूँ ना। कल समाअत हुई थी अजहर साहब इस केस की, और इसमें वो जो एक थेरेपी वर्क्स एक इदारा है जहाँ पे जाहिर जाफर काम भी करता रहा, और या वहां पे वो अपना कोई ट्रीटमेंट करवाता रहा होगा, तो उसके लोग भी थे इसमें शरीक मुलजिम के तौर पे। कुछ 6 मुलजमान के बारे में कल उनकी जमानत का अदालत ने फैसला महफूज किया था, और कल रात को ही कोई लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब वो फैसला सुना दिया गया और उनको जमानत मिल गई। अच्छा, यहाँ मैं ये भी आपको बताऊं कि उस्मान मिर्जा वाला जो केस है, उस केस में भी एक शरीक मुलजिम को हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शायद जमानत मिल चुकी है। उमर बिलाल उसका मिल चुकी। उमर बिलाल उसका शायद नाम है, और उमर के ऊपर इल्जाम ये था कि जिस कमरे के अंदर उस्मान मिर्जा उस लड़के और उस लड़की के ऊपर तशद्दुद कर रहा था, उनको बरहना कर रहा था, उस लड़की को छू रहा था, जो खबासत कर रहा था, उस कमरे के दरवाजे पे उमर बिलाल खड़ा हुआ था। और उमर बिलाल जो है वो जिस तरह वो आप चौकीदारी करते हैं ना, रखवाली करते हैं, तो उमर बिलाल जो है वो खबीस इंसान वहां रखवाली कर रहा था दरवाजे पे खड़े होकर। तो उसको खैर माशाल्लाह वो जो भी वकील, आपको पता है पर वकीलों के भी गुर होते हैं, तो वो वकील साहब भी जो है वो जाना था मुल्क से बाहर, तो उन्होंने दरख्वास्त की जज साहब से कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। तो इसलिए फिर वो केस पहले जमानत उसकी नहीं हो रही थी, अल्टीमेटली उसकी जमानत होगी। अब ये दूसरा एक आम केस इस्लामाबाद के हवाले से। अब ये वो 2 केसेस हैं अजहर साहब के जिन्होंने एक आम आदमी को, फैमिलीज को, पेरेंट्स को, बच्चों को, बहन भाइयों को झंझोड़ के रख दिया। ऐसा ही बिल्कुल बजा हिला फरमा के रहे रख दिया। हाँ जी, हम सब लोगों को हिला के रख दिया। यूं लगता है जैसे मीखे किसी ने गाड़ दी हो जिस्म के अंदर, ऐसे कप कपाट तारी हो जाती है जब ऐसे हैं। वाकयात। अमीर अब्बास साहब, आपने जो कि बात ऐसी छेड़ दिया तो जरूरत इस अमर की है। हम तो तकाजा करते रहे हैं सारे मामले में कि ये डे टू डे ट्रायल चलने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके। जैसे जैनब में आपको याद है, जैनब में भी हम लोगों ने सिविल सोसाइटी में शोर डाला, तो जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने इस मैटर का खुद नोटिस लिया, और हमने फिर देखा डे टू डे ट्रायल हुआ और कंक्लूड हुआ। यानी जब डे टू डे ट्रायल चलेंगे ना इन केसों के, फिर जमानत का मेयार नैब कानून बना था ना, तो ये उसमें 30 दिन में ट्रायल कंक्लूड करने का लिखा, इसीलिए था, इसी जमानत की प्रोविजन नहीं रखी गई थी। तो यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि आप अंदाजा लगाएं, पूरा पाकिस्तान, वजीर आजम, सदर, आप जो कोई भी सारे मामले में, वजारत दाखिला, हर कोई सारे मामले को इतना क्लोजली वॉच कर रहा था। लेकिन आप देखें
चले जमानत तो मिलना हर एक को हक है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन सबसे दुख है ना इस बात का कि इसके इन केसों के चालान बहुत जल्दी सामने आने चाहिए थे, ताकि मुलजिमों को मौका ना मिलता, जो कि फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जब मामला आता है तो जमानत का फायदा वो ले जाता है। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। अब ये केस जो है उस्मान मिर्जा वाला, इस केस को भी कुछ 2 माह के करीब ये सरफेस पे जब आया था। इसी तरह से ये नूर मुकद्दम का केस जो है, इसको अभी काफी अर्सा हो गया है, और jैसे आपने कहा कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए थी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि बरतानिया, अमेरिका, इन मुल्कों के अंदर अदालतें प्रोसिक्यूशन को पूरा टाइम देती हैं, पुलिस को पूरा टाइम देती हैं कि आप केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन पे 6 माह लगाने हैं, 6 साल लगाने हैं, 60 साल लगाने हैं, आप लगा लें, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा। लेकिन जब आपने केस अदालत में दाखिल कर दिया, फिर आपकी ऐसी की तैसी कि आप उस केस के अंदर एडजर्नमेंट ले सकें या केस को लटका सकें। फिर केस चलेगा, फिर डे टू डे की बुनियादों पर चलेगा, और खासतौर पर जो हीनियस क्राइम, ये तो हीनियस क्राइम है। और आप बिल्कुल। जानते हैं कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन ही तो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, ये दोनों क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, और रियासत ही इसमें प्रोसिक्यूशन का किरदार भी अदा कर रही है। अगरचे उसमें नूर मुकद्दम के केस में उसके वालिद भी अपना वो है, लेकिन रियासत भी इसके अंदर इस्तगासा है। तो हैरत तो ये है कि इतना, जैसे आपने कहा कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, आपका मीडिया इसके ऊपर, इन केसेस पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप जैसे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बावजूद केस में 8-10 दिन की एडजर्नमेंट, 10 दिन के बाद हियरिंग हो रही है। पहले फिजिकल रिमांड चलता रहा, वो जुडिशियल रिमांड पर है, अब जमानतें होना शुरू हो गई हैं। अब हम तो यही जानते हैं कि जब जमानतें होना शुरू हो जाएं, तो उसका अमूमी तासुर ये होता है कि केस कमजोर हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इस केस की लीगैलिटी में बाकी और कौन सी। मिलता है, अमूमी तासुर यही मिलता है, ऐसा ही। जी। और जब कुछ कुछ मुल्जमान जो हैं वो, उनको जमानत हो जाए तो बाकी मुल्जमान फिर फायदा उठाते हैं उससे। अब इसके ऊपर होना तो देखिए ना, और ये इस्लामाबाद है, यानी ये अगर कहीं कोई मियां चन्नू होता, या कश्मीर शिकारपुर होता, या कहीं कोई बलूचिस्तान का तुर्बत खुशदार होता, तो हम कहते हैं कि भाई चले, वहां का तो पुलिस, अदालतें, इस्तगासा सब बर्बाद है। ये कैपिटल है जिसके अंदर ये 2 केसेस हुए हैं, और जहां मुल्क का वजीर आजम बैठा हुआ है, जहां मुल्क का काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। वैसे इस मुल्क में जज जो है वो आपके प्लॉट्स तो ले रहे हैं, उनके प्लॉट्स तो निकल रहे हैं जजों के, और ब्यूरोक्रेट्स के भी प्लॉट्स निकल रहे हैं। लेकिन ये इंसाफ, यानी कैसे हमारे जज जो होते हैं अजहर साहब, उनको रात नींद कैसे आ जाती है? यानी इंसाफ और शिफा, ये 2 वो चीजें हैं जो अल्लाह का, ये जो जो खुदा के वस्फ है, ये 2 ऐसे वस्फ है जो उसने अपने बंदों को दिए अपने बिहाफ पे। कहा मैं तुम्हें शिफा का वस्फ भी दे रहा हूं, तुम तबीब बन के शिफा दो, मैं तुम्हें मुनसिफ का वस्फ दे रहा हूं, तो इंसाफ करो मेरे बंदों के साथ। तो मैं अच्छा, ये वो इसमें कोई शक नहीं है, आपने वजह फरमाया। देखिए, मैं अब जरा अब मामला आता हूँ जो इस केस की बारीक बीनी और इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आपको पता है शैतानी गिरोह के नाम से और कुछ लोगों का इनका मिलना, फिर उनके ग्रुप में जो लोग मौजूद थे, वो जो तहकीक और सारी चीजें सामने आ रही हैं। मैं जो दिक्कत मुझे हुई कि ये वाला केस एक प्राइम केस बनना चाहिए था। इस केस में कोई जुडिशियल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बनना, तश्कील जाना चाहिए था। अब यानी एफआईआर अपनी जगह चलती, लेकिन ये वो मैंने अंदाजा ये लगाया कि वो ग्रुप और वो ग्रोह इतना ताकतवर है। एक तो इन्वेस्टिगेशन वो मेरिट पे नहीं होने दे रहा, वो कामयाब है। अच्छे वकील करना अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा है और इस सिस्टम को खराब करने में बड़ा हाथ है। यानी जुडिशियल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल, मैं समझ रहा था कि सारे मामले में आके वो सारे किरदार सामने आते हैं, इनका पार्टियों में मिलना, मिलके जो वही तरीका कार होता था, जो रातों ठीक है, वो अपना कंसेंट का लफ्ज एक आज को पता है आपको आ गया, लेकिन हर एक को पता है मेरा जिसम मेरी मर्जी का, वो ही एक नरेटिव है, उसकी एक रिफाइंड शेप है। आप नहीं समझते कि हुकूमत ने भी इसमें कमजोरी दिखाई है अभी तक? यानी इसका ये वाला पहलू जो है, यानी मुकदमा तो चलता रहे अपनी जगह, ये वाला पहलू अभी तक नोटिस नहीं लिया। अ, एक तो ये जो आपने कॉन्सेंट की बात की ना, अब मुझे वैसे समझ नहीं आती अजहर साहब के, इस मुल्क में जो लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, जिनको तंजन खूनी लिबरल भी कहा जाता है, वो जब खुल के इस मुल्क के अंदर हर तरह की आजादी चाहते हैं, तो हमारे जैसे लोग जो उस आजादी को पसंद नहीं करते, हम क्यों डर के बात करते? ये बात सही।
हम क्यों जो है वो दबे दबे लफ्जों में बात करते हैं, जब उनको इस मुल्क में बेहयाई, उरियानियत, फहाशी, आजादी को फैलाते हुए शर्म महसूस नहीं हो रही है और उसके एडवोकेट बनते हुए शर्म महसूस नहीं हो रही है, उसके सिंपथाइजर बनते हुए शर्म महसूस नहीं हो रही है, तो हमें क्यों शर्म महसूस होती है? हम ऐसी चीजों को कंडेम करते हैं। तो एक तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग जो इन चीजों को पसंद नहीं करते, उनको खुलकर सीने पर हाथ मार के कंडेम करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर ये जो कुछ चल रहा है ये हमें रोकना है इसको। एक बात। दूसरा ये कि देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने जैनब बेटी के केस की बात की, ऐसा क्यों होता है कि जो केस मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो जाए, जिसकी फॉलो अप स्टोरीज आना शुरू हो जाए, अब सोशल मीडिया भी जिन केसेस को उठाता है तो वो केसेस तो टेकअप हो जाते हैं, उन केसेस की तो आवाज निकलती है, लेकिन जिन केसेस की मीडिया के ऊपर आवाज ना उठे वो केसेस ही दब जाते हैं, फिर उन केसेस की खबर ही नहीं मिलती। कभी आपने उनकी कोई, जब जिन केसेस की देखे ना, कितने ही मुताबिक केसेस होंगे जो नूर मुकद्दम या उस्मान मिर्जा से मिलते जुलते जराइम के केसेस होंगे हमारे माशरे में जो अदालतों में चल रहे होंगे, इससे कम या ज्यादा शिद्दत के इससे मिलते जुलते चल रहे होंगे, उनके किरदार मुख्तलिफ होंगे, उनका स्टोरी स्क्रिप्ट मुख्तलिफ होगा, लेकिन बट उनकी कोई खबर नहीं है। वो केसेस जो है, मैं आपको आज इस्लामाबाद में मैं इस वक्त बैठा हूं, मैं अगर आज की तारीख में इस्लामाबाद की किसी भी सिविल अदालत में केस दाखिल करूं, खुदा गवाह है अजहर साहब, मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है कि अगले 2 साल या 3 साल में भी मेरा केस सिविल कोर्ट से फैसला की सूरत में बाहर निकले। उसके बाद फिर सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो एक और पंचायत है ना खत्म होने वाली। तो ये इमरान खान साहब को चाहिए, अब तो उनके 3 साल पूरे हो गए। उन्होंने 19 अगस्त को, 18 अगस्त को हल्फ उठाया था। 19 अगस्त को जो उन्होंने कौम से पहला खिताब किया था, उस खिताब में उन्होंने ये कहा था, हर कोर्ट मतलब कोर्ट एंड कोर्ट में बता रहा हूं कि हम एक ऐसा निजाम लेकर आएंगे अदालतों का और इंसाफ का, जहां 1 साल में अदालतों से फैसले होंगे। तो ये जो केसेस लटकते चले जा रहे हैं, इसमें इंसाफ नहीं मिल रहा और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जो कानून की हैबत तारी होने की जरूरत है, हैबत। यानी मैं अगर इस वक्त चाहूं कि जी मैंने अजहर सिद्दीक साहब के घर के बाहर से गाड़ी चोरी करनी है, तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मेरा दाव लगे मैं गाड़ी ले जाऊंगा आपकी। अगर बस मेरी अगर मेरे दरवाजा खुल गया और एग्जीशन स्टार्ट हो गया, मैं ले जाऊंगा गाड़ी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपको खौफ नहीं है आपके ऊपर, आपके असाब पर। रूल ऑफ लॉ, डिटेरेंस ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके यहाँ सजाएं इतने लंबे अरसे तक चली जाती हैं। एक है, आप तो जानते हैं, एक होगी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, एक है सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। हमारे यहाँ ना सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है ना सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट है। क्या फरमा दो रहे हैं? दोनों में दो, से दो, कोई एक चीज दोनों नहीं, चीजों का भुगतान है। दोनों का हाजिर भुगतान है। तो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट भी अगर हो जाए, यानी एक मखसूस महदूद वक्त के अंदर, अभी 2011 में लंदन राइट्स हुए थे, ये मैं कल की बात बता रहा हूं, बच्चों को भी याद होनी चाहिए ये बातें। और लोगों ने वहां पे, जिस कौम को हम जमहूरियत की बानी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो 1215 से मैग्ना कार्टा से जमहूरियत चलाते चले आ रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, वहां लोगों ने दुकानें लूटी, गाड़ियां लूटी, पेट्रोल पंप्स लूटे, लंदन राइट्स कहते हैं, फसादात बर्पा हो गए। अदालतों ने 24 घंटे, लिटरल मीनिंग में मैं कह रहा हूं, मुहावरत नहीं, 24 घंटे लिटरली काम किया अदालतों ने, और अनइंटरप्टेड हियरिंग्स हुई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से पकड़ के 2011, आज 2021, किसी की ऐसी की तैसी के वो लंदन में किसी को हाथ लगा के दिखा दे। हमारे सामने दुनिया की मिसालें। इसी तरह से न्यूयॉर्क में वो ब्रोकन विंडो थ्योरी है, वहां पे जिस तरह उन्होंने वहां पे जराइम पर काबू पाया, खासतौर पर बच्चों से रिलेटेड, उसको ब्रोकन विंडो थ्योरी कहते हैं। दुनिया के अंदर हमारे यहाँ क्राइम को कंट्रोल करने की, और अदालतों ने वहां कैसे किरदार अदा किया, पुलिस कैसे किरदार अदा करती है, प्रोसिक्यूशन कैसे किरदार अदा करती है, और रियासत ऊपर कैसे नाग बनकर बैठती है कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, जो जज है, पुलिस है, वो इलेक्टेड लोग तो नहीं है, वो तो, उनको तो कोई परवाह नहीं है कि काम चले ना चले, रूटीन के मुताबिक चलता रहे। हुकूमतें तो इलेक्टेड होती है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ये चाहूंगा कि वो नाग बनकर बैठे इन अदालतों के ऊपर, इन्हें कहें कि भाई मेरी 25 साल की मेहनत है, मैं लोगों से वोट, उनको उम्मीदें दिलाकर आया हूं, मैंने उनको ख्वाब बेचे थे, उन्होंने मुझसे ख्वाब खरीदे हैं, वो मेरे ख्वाबों में जवान हुई है ये कई नस्लें। आप लोगों को परवाही नहीं है, आप मेरे करियर को बर्बाद कर रहे हैं।
आप मेरे वादों को बर्बाद करें, चाहिए प्राइम मिनिस्टर को वो लिखे चीफ जस्टिस साहब को, मुझे नहीं पता कि ये डिकोरम के मुताबिक है या नहीं है। देखिए ना, आपने असल में अमीर अब्बास साहब, आपने ना इस इशू का, देखिए हमारे प्रोग्राम्स में बात यही है कि जहां हम बुराइयों की निशानदेही, जहां कोताहियों की, कमियों की, इलीगैलिटीज की बात करते हैं, साथ हम सोल्यूशन की बात भी करते हैं। बड़ा अहम इशू आपने उठा लिया है। प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है। और देखिए यहाँ आपने बड़ा जबरदस्त बात उठाई है। देखिए पहले तो इनके पास मेजोरिटी नहीं थी सेनेट के अंदर, तो कानून साजी में मसाइल थे। अब तो मेजोरिटी सेनेट के अंदर भी आ गई है। इन्हें चाहिए कि इन कवानीन को, इन यानी कई ऐसे इश्यूज हैं औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इन्होंने कोशिश की है छोटे छोटे लेवल के ऊपर बनाकर, लेकिन वफाकी सतह के ऊपर इनको बकायदा कानून साजी ये सख्त कर रही है। इसमें प्रोसिक्यूशन का निजाम, मॉडर्नाइजेशन, क्राइम कुछ जगहों पर ठीक हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह के कवानीन नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सख्त सजाएं होंगी, आप मुलाजमत से बरतरफ हो जाएंगे। इस तरह के जब तक कवानीन में अगर झूठा पर्चा दर्ज कराया है, अगर वो झूठा साबित हो गया तो आपको उतनी सजा मिलेगी। 182 का कलंदरा, लेकिन हमने हालात और वाकयात ऐसे नहीं है। जब तक इस तरह की ये सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और तमाम गवर्नर, वजीर आला, सबको सारे और एक वजह जो मैं और समझता हूँ ना, बासियत कानूनदान, कि 18वीं तरमीम ने ये जराइम वाला मामला और ये सारा जो है ना, ये सूबों के जिम्मे आ गया। कई इश्यूज ऐसे हैं, सिर्फ एक FIA रह गया, नैब का रह गया, और वहां भी आपको पता है सूबों ने नैब में भी मुदाखलत करने की कोशिश की थी। यहाँ जब तक इस तरह की एक सेवेरिटी की बात करें ना आप, कानून साजी में ये सख्ती नहीं आएगी, जब तब तक आप रिजल्ट ले नहीं सकते हैं। उसको पता है कि चोर गली से निकल के, पतली गली से निकल के आराम से उसने बच जाना है। फर्ज करें उसको सेशन कोर्ट से सजा हो गई तो हाई कोर्ट से, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं, तो और यही वजह है कि 8% कन्विक्शन रेट है, सिर्फ 8%, और कोशिश नहीं कर सके हम इसको बढ़ाने की। और ये बात आपने बड़ी वजह फरमाई है। और अच्छा, एक तो ये बात आपने कानून वाला आ गया। दूसरा, हम कोई अवेयरनेस में भी देखे ना, हम यानी गौर होता था कि अपना औरत बड़े बेहतरीन लिबास में आती थी। अब लिबास तो तकरीबन उतरते जा रहा है, और वो सारी चीजें, और हुकूमत वक्त डरती डरती ये बात नहीं करती। और मैं बैठ के देख रहा था नॉर्थ कोरिया के हवाले से, कि नॉर्थ कोरिया में उसके सदर या गवर्नमेंट की मर्जी के, आप जिस इलाके में रहना चाहे रह सके, जो टीवी देखना चाहे वो टीवी देखेगा। यानी उसमें तो सिविल राइट और लिबर्टीज की बात ही कोई नहीं है, और वो लोग, और पूरी दुनिया में वो देखो वो काम कर रहे हैं, वो तरक्की भी कर रहे हैं। हमने पता नहीं क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है अपनी कौम को। इससे पहले मैं दो बातों पे कमेंट कर दूं। एक तो जो आपने कन्विक्शन की बात की कि हमारे यहाँ 8 या 9% है, जर्मनी में 93-94% कन्विक्शन रेट है। जबरदस्त। और वो केस को लेकर ही पुलिस अदालतों में तब जाती है जब उन्होंने केस तैयार किया, उसको पता होता है कि 100% सजा होगी। हमारे यहाँ पुलिस ने काम पेलना होता है, केस फाइल कर दिया, पल्ले कुछ नहीं है, वहां से जाके जमानतें हो गई। ठीक है। दूसरी बात जो है वो जो आपने कहा कि जी पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर मेजोरिटी, देखें इस वक्त हमारी हुकूमत में कितने फन्ने खां और तुरम खान वकील बैठे हुए, खुद बैरिस्टर अली जफर, कोई शक है कि ये एक बड़ा नाम है। कितने बड़े बाप का बेटा है एसएम जफर, ठीक है। डॉक्टर बाबरवान, अगेन एक बड़ा नाम है आपके वकालत के कानून का। डॉक्टर बैरिस्टर फरोग नसीम, इतना, भाई जिस इमरान खान साहब की हुकूमत में इतने बड़े बड़े नाम बैठे हो और अदालती निजाम ठीक ना हो रहा हो, अजहर सिद्दीक साहब, तो फिर मैं कोई अबाबीलों का इंतजार करूंगा? मुझे फिर वो फरिश्ते, देखिए ना, इससे ज्यादा आइडियल कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का नाम इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर के दिल में अल्लाह ने रहम डाला हुआ है, नीचे इतने बड़े बड़े वकीलों की टीम है, जो सेनेटर है, वजीर है, फिर भी अगर 3 साल के बाद अजहर सिद्दीक साहब आपके यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड तब्दील ना हो सके और अदालतों के अंदर केसेस एक्सपेडाइट ना हो सके, तो फिर मुझे बताएं कि मैं किस और सूरज के तलू होने का इंतजार करूं? फिर मुझे मेरे और कौन सा मसीहा है जो मुझे मिलेगा जब इतना आइडियल कॉम्बिनेशन? मैंने इसलिए आपको साथ मिसाल दिया, फिर तो नॉर्थ कोरिया की तरफ देखना पड़ेगा हमें, और वो देखे वो एयरफोर्स का। बिल्कुल, अब नॉर्थ कोरिया पे आ जाए, फिर जाहिर बात है, फिर अब जो वो डरने वाला काम जो है, देखिए आपके सामने नॉर्थ कोरिया की मिसाल है। ऑल्दो नॉर्थ कोरिया वो डेमोक्रेसी के हवाले से, जिस तरह आपने सिविल एंड लिबर्टीज और बाकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है। सिंगापुर हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है।
एक आइडियल एग्जांपल है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जहां ली क्वान यू ने कंट्रोल्ड सिस्टम बनाया। इसी तरह से आपका जो मलेशिया, जब महातिर मोहम्मद था, महातिर मोहम्मद ने भी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी इंस्टॉल की वहां पे। उसने कोई वो जमहूरियत का सुबह शाम जो है ना, वो लोगों को नहीं वो रट लगा के और उसने कोई बर्बाद। तो आपके यहाँ आपको सिस्टम को टेलर मेड करना पड़ता है। yes. जो सिस्टम अमेरिका के लिए या वेस्टर्न यूरोप के लिए सूटेबल हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए सूटेबल हो। अभी चाइना ने जो तस्लीम किया है तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान में, यानी उनके उनके रजीम जो आने जा रहा है, तो चाइना ने ये एक इंप्रेशन दिया है कि भाई तुम्हारा एक ही वर्ल्ड ऑर्डर है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। और भाई रख अपनी डेमोक्रेसी अपने पास। हर मुल्क के ऊपर तू अपनी डेमोक्रेसी नहीं थोप सकता। चाइना को आप देख लें, हाजिर जिंदा मिसाल, यानी वन पार्टी रूल, कम्युनिस्ट पार्टी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी सख्तियां हैं, बाकी भी बहुत सारी, लेकिन तरक्की कर रहा है वो हर इतनी लिहाज तरक्की से। आज भी देखिए ना, करप्शन पे सजाएं, मौत जैसी सजाएं हैं, मिलावट में इतनी सख्त सजाएं हैं, और वो रिजल्ट ले रहे हैं। 1.5 मिलियन युआन, 15 युआन उनकी करेंसी है। बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 1.5 मिलियन युआन से ऊपर की करप्शन की, डेथ पेनल्टी, ठुस फारिग, अंदाजा लगाया सर ना, तन से रिजल्ट कटा। लेके बड़े- 1.15 लाख युआन की पैसे बढ़ते रहे, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। उससे ऊपर करप्शन फारिग। उन्होंने क्या किया पिछले दिनों, उन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को और बाकी लोगों को, उनको उन्होंने जेल का दौरा करवाया, जेल में लेकर गए और उनको कैदियों से मिलवाया, बैरकों में लेकर गए, ताकि वो इबरत हासिल करें कि जी अगर असी गलत काम किया तो असी फड़े जावांगे, अच्छे होंगे, असी हमारे ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाएंगे, हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। उनको डराया, इबरत, डिटरेंस। लेकिन आपके यहाँ तो आपके सामने है, ताकतवर आदमी कुछ दिन जेल में रहा है, जाके बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कहें तो वो कितने इल्जाम मांगते हैं। हमारे यहाँ तो यार बड़ा मुश्किल है भाई ये काम। तो ये तो इधर तो माशाल्लाह वो गंगा ही उल्टी बहती है। तो अब इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, हमारी एक अपनी ईस्टर्न वैल्यूज हैं, हमारा अपना एक सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है। इस मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद है जो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर एक इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। अच्छा, इस्लामी निज़ाम से भी आप मुंह से इस्लामी निज़ाम की बात करें, कुछ लोग ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे वो जो है ना, वो शमा पे परवाने फड़फड़ा के और मरने की पे चले जाते हैं। ये इतना कोई इस्लामी, बैलेंस निजाम है इस्लामी हालांकि। हाँ मतलब इस्लामी निज़ाम से मुराद, ये कौन कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई इंतहा पसंदी का निज़ाम लेकर आए, आप लोगों की गर्दनें काट दें, आप कोई मौलवी फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद का निज़ाम लेकर आए। इस्लामी निज़ाम से मुराद, इस्लाम तो खुद एक लिबरल इस्लाम से ज्यादा कौन लिबरल हो सकता है? बिल्कुल कोई शक सेकुलरिज्म है जिसकी वैल्यूज, लिबरल में क्या होता है? एक्सेप्टेंस। लिबरल अपना, जो लिबरल होते हैं हमारे मुआशरे में, वो अपनी क्या खसूसियत बताते हैं कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, हमारे में टॉलरेंस है, हमारे में पेशेंस है, को एग्जिस्टेंस है? ऐ चार गल्ला ने रटियां इस्लाम और ये में। इस्लामी है। को एग्जिस्टेंस, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, पेशेंस। क्या कहता है जो हजरत ईसा का था, तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारे, कोई हाथ मुंह पे थप्पड़ मारे, दूसरा सवाल उसकी तरफ कर दो। ये इस्लाम, ये वैल्यूज है हमारी। तो ये कुछ लोगों ने इस मुल्क में, चूंकि एक वेस्टर्न वो यलगार हो रही है, यहाँ पे भी उनके परवरदा लोग मौजूद है, जैसे आपने पहले बताया, ये औरत मार्च और ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस किस्म के जो मोमबत्ती माफिया, इन्होंने सोसाइटी को एनगल्फ करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब हुए हैं, और ना ही इनको कामयाब होने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास साहब, बड़ी तफसील पर। लेकिन नूर मुकद्दम से शुरू होकर देखिए, हम मंतकी अंजाम तक इसलिए ले गए हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यू क्या है, तो क्योर कैसे करना है। और हमने अपने इस प्रोग्राम में हमने आपको क्योर कैसे करना है, उसको बेहतर कैसे करना है, वो भी सारा आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपकी आवाज ऐवानों तक उठती रहेगी और व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रखी। इजाजत चाहेंगे, अमीर अब्बास और मुझे इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।